साथियों नमस्कार। अ, जनचौक के इस कार्यक्रम कि कैसा रहा आज का दिन, इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज दिन भर की घटनाएँ की संक्षिप्त चर्चा करते हुए मुख्य रूप से महत्वपूर्ण मुद्दों की चर्चा करेंगे जिनके लिए आज हमारे विशेष मेहमान हैं। मैं शशिकांत पांडे हूँ, जो मैं आगरा कॉलेज आगरा में एसोसिएट प्रोफ़ेसर हूँ पॉलिटिकल साइंस का। हमारे जो बगल में हमारे अतिथि हैं, हमारे वक्ता हैं रामशरण जोशी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अनुभवी पत्रकार हैं और उनके बगल में रूपेश कुमार सिंह जी हैं, जो झारखंड से हैं और वो पत्रकार हैं और विभिन्न सामाजिक और जनता से जुड़े मुद्दों पर, जनजातीय मुद्दों पर लिखते रहे हैं, उनके लिए संघर्ष करते रहे हैं। और हमारे बीच में किसान आंदोलन से जुड़े हुए और पूर्व विधायक डॉक्टर सुनीलम हैं, जो किसानों के मुद्दों पर और विभिन्न समाज के उपेक्षित और जनजातीय समाज के मुद्दों पर लगातार बोलते, लिखते, पढ़ते और संघर्ष करते रहे हैं। वाईएस गिल सर हैं, हमारे नियमित जो है गेस्ट के रूप में, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और तमाम लंबा एक दीर्घकालिक अनुभव है पत्रकारिता का। आज इस विषय पर आने के पहले कि खास तौर से एनडीए के द्वारा, मौजूदा सरकार के द्वारा राष्ट्रपति पद के रूप में द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के रूप में नामित किया गया है और साथ ही विपक्ष के द्वारा यशवंत सिन्हा जी को नामित किया गया है। इस मुद्दे पर और इससे जुड़े हुए खास तौर से प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर, लोकतंत्र में रिप्रेजेंटेशन का की जो शक्ति उभर करके आई है और उसका जो स्वरूप है, उस पर हम बाद में आएंगे। संक्षेप में कुछ अगर खबरें हम रखें आज दिन भर की, तो ये दिखाई देता है कि आज नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से लगातार पूछताछ चल रही थी। उन्होंने अपना एक वक्तव्य रखा और 23 तारीख को सोनिया गांधी से भी पूछताछ होने वाली है, तो ये प्रक्रिया अभी चलेगी। इस बीच में संयुक्त राष्ट्र के एक विशेष दूत ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अन्य स्थानों पर बुलडोजर न्याय की प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह उठाए थे और उस पर मध्य प्रदेश में इस बीच में कुछ और मकानों को बुलडोजर से न्यायिक प्रक्रिया का पालन किए बगैर जो है उसको ढाया गया है। महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट जो है गहरा रहा है और वहाँ जो एकनाथ शिंदे बताया जा रहा है कि वो लगभग 40, उनका दावा है कि महाराष्ट्र के 40 एमएलए के साथ वो असम के गुवाहाटी में किसी होटल में कैंप कर रहे हैं। तो जो एक खरीद फरोख्त की राजनीति या दल बदल की राजनीति, इसके बीच में सरकारों को अस्थिर करने और इस संकट से भी महाराष्ट्र की राजनीति गुजर रही है। और केवल ये संकट महाराष्ट्र की राजनीति का नहीं है, बल्कि पूरे देश की राजनीति का है। इस पर भी हम लोग संक्षेप में आगे चर्चा करेंगे। और मुख्य रूप से हम लोग आते हैं जिसमें कि ये सामने आया है कि राष्ट्रीय गठबंधन जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, अभी इसने एनडीए ने, भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दलों से संपर्क करके नाम द्रौपदी मुर्मू का सामने किया है। और वो झारखंड में पूर्व राज्यपाल थी, उसके पहले नवीन पटनायक के सरकार में भी वो मंत्री रह चुकी हैं, वो विधायक थी पहले और एक राजनीतिक प्रोफाइल है। और ये कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि वे समाज में एसटी कम्युनिटी, जनजातीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करती हैं, वो स्त्री भी हैं और वो उसका प्रतिनिधित्व करती हैं। तो सबसे पहले हम रूपेश कुमार सिंह जी के पास जाएंगे, जो झारखंड से ही हैं और वहाँ के उनके गवर्नर के कार्यकाल के दौरान, राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उन्होंने उनके विभिन्न कार्यशैली को उन्हें ऑब्जर्व किया कि वो इस बात पर अपनी रखें कि उनके कार्यकाल के बारे में और उनकी उपस्थिति के बारे में वहाँ जनजातीय समाज में क्या प्रतिक्रिया थी और किस रूप में इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं। रूपेश कुमार जी अपना माइक अनम्यूट कर लें और अपनी बात रखें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल झारखंड में द्रौपदी मुर्मू 2015 में, मई 2015 में गवर्नर बन के आई थी। उस समय यहाँ पे भाजपा की सरकार थी, एनडीए की, भाजपा और आजसू की, और रघुवर दास यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 6 साल यहाँ पे रही। नवंबर 2019 में यहाँ पे सत्ता चेंज हुई दिसंबर में, और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने और उसके बाद भी वो 1 साल तक यहाँ पे रही।
मतलब हम कह सकते हैं कि 6 साल का उनका झारखंड में कार्यकाल रहा। लेकिन जो यहाँ पे रघुवर दास की सरकार थी और जिस सवाल को लेकर कल से ही जब से घोषणा हुआ है और सोशल साइट पे जगह-जगह अखबारों में चर्चाएं हैं कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन जाएंगी तो वो आदिवासियों के इश्यूज को और भी अच्छे तरीके से उठाएंगी। तो बात यही है कि क्या जब वो झारखंड जैसे आदिवासी बहुल प्रदेश में प्रदेश की राज्यपाल थी, तो क्या उन्होंने यहाँ पे आदिवासियों के सवाल को एड्रेस किया था? मेरा मानना है, और जो यहाँ की ज़मीनी हकीकत रही है, तो मैं स्पष्ट तौर पे कह सकता हूँ, उन्होंने यहाँ पे आदिवासियों के हित के लिए कोई भी कार्य नहीं किया। वैसे राज्यपाल और राष्ट्रपति एक तरह से वो रबर स्टैंप की भूमिका के रूप में ही रहते हैं। लेकिन फिर भी राज्यपाल और राष्ट्रपति स्वविवेक से कुछ फैसलों पे, सरकार के फैसलों पे आपत्ति जता सकते हैं। लेकिन झारखंड के अंदर हम देखते हैं कि जब ये 2015 में आई और उसके कुछ दिन बाद ही पलामू में सतबरवा एक प्रखंड है, वहां बकोड़िया नाम के जगह में 15 लोगों की पुलिस ने, सुरक्षा बलों ने 15 आदिवासियों की हत्या करी। और वो सारे बाद में उसकी अभी सीआईडी सीबीआई इंक्वायरी भी चल रही है, उसमें बातें आ रही है कि वो निर्दोष लोग थे और उनको माओवादी बता के इन्होंने गोलियों से इनकी सरकार, रघुवर दास की सरकार में भूना। उस पर बहुत सारे आंदोलन हुए। द्रौपदी मुर्मू यहाँ की राज्यपाल थी, लेकिन उन्होंने उस पर एक भी सवाल नहीं बोला। उसके बाद अभी जो मैं देख रहा था, आज तमाम अखबार के जो वेब पोर्टल है उस पे चल रहा है कि जब यहाँ पे रघुवर दास सरकार ने जो आदिवासियों के सुरक्षा कवच के रूप में जो कानून काम करता है, सीएनटी एसपीटी है, यानी कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, तो इसमें रघुवर दास सरकार ने फेरबदल करने की कोशिश की थी, यानी कि उस सुरक्षा कवच को हटाने की, यानी कि आदिवासियों की जमीन कोई भी खरीद सकता है, ये उन्होंने कानून में चेंज लाने की कोशिश की थी। इसको उन्होंने विधानसभा में बिल पारित भी करवा लिया था। लेकिन विधानसभा में जब बिल पारित हुआ, उस समय विधानसभा में विपक्ष ने तो हंगामा किया ही, लेकिन उसके बाद पूरे झारखंड के अंदर जो आदिवासी मूलवासी समुदाय थे वो सड़कों पर उतरे और उसके बाद एक व्यापक विरोध शुरू हुआ। और उस विरोध के कारण उस समय की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को जरूर ही जब उनके पास फाइल साइन के लिए आया उस बिल पे, इन्होंने उसको लौटा दिया। लेकिन वो जनता के विरोध के कारण था, ना कि इन्होंने स्वविवेक से कर दिया। क्योंकि अभी तमाम वेब पोर्टल पे चर्चा चल रही है, इन्होंने बीबीसी में भी खबर है, इन्होंने सीएनटी एसपीटी की फाइल को उनको लौटा दिया सरकार को। तो ये इनका क्रांतिकारी कदम बताया जा रहा है। दरअसल ये बात है नहीं, बात है कि जनता का जो आक्रोश था, जनता का जो आंदोलन था, उस आंदोलन के कारण इनको फाइल लौटाना पड़ा। हम आगे आते हैं, उसी रघुवर दास के शासन काल में भूमि अधिग्रहण अध्यादेश एक कानून पारित किया, संशोधन बिल पारित किया गया था, वो आज भी पारित है। और उसमें जब वो पारित हो रही थी तो ये राज्यपाल थी, उस समय भी तमाम विपक्षी पार्टी से लेकर जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, राजनीतिक कार्यकर्ता थे, वो जाके राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात करी कि आप मैडम इस पे कुछ बोलिए, लेकिन उस समय भी ये चुप रहे। उसके बाद जब यहाँ पे 2017 में जब यहाँ की सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मीट के नाम से 2 दिन का फरवरी में 16-17 फरवरी 2017 को इन्होंने मोमेंटम झारखंड के नाम से देसी विदेशी पूंजीपतियों का एक समारोह आयोजित किया, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के नाम। उसमें इन्होंने 210 कंपनियों के साथ, जो नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनियां थी, उसके साथ समझौता किया और उनको कहा कि हमारे यहाँ जमीन है, हमारे यहाँ सस्ते मजदूर हैं, आप आइए और यहाँ पे अपने उद्योग लगाइए। और उसके खिलाफ में यहाँ पे लगातार आंदोलन, यहाँ पे विस्थापन के खिलाफ में, मैं झारखंड में रहता हूँ, झारखंड के अखबार के हर एक संस्करण में आप हर एक दिन ये खबर देख सकते हैं कि यहाँ पे विस्थापन के खिलाफ एक जबरदस्त आंदोलन चलते रहा है। लेकिन उस समय भी जब वहां पे ये एमओयू साइन हो रहे थे, जब यहाँ पे भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन किए जा रहे थे, उसके खिलाफ जब यहाँ पे मूवमेंट हो रहा था, लेकिन और राज्यपाल से लगातार जो आदिवासी कार्यकर्ता थे, मानवाधिकार कार्यकर्ता थे, वो जो भुक्तभोगी लोग थे, वो जाके मिल रहे थे, लेकिन उस समय भी ये चुप रही। हम देखते हैं
कि आगे चलकर जब झारखंड की भाजपा सरकार ने, जो उसमें सरकार थी, जब उसने लैंड, उन्होंने कहा कि हमारे पास जो गैरमजरूआ जमीन है, जो वन भूमि है, उसको उन्होंने लैंड बैंक बनाया और कहा कि हमारे पास इतने 1000 एकड़ जमीन है, इसको आइए और ले जाइए। लेकिन उस समय जितने भी आंदोलन हुए, बहुत सारे आंदोलनों पे, चाहे वो सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन के खिलाफ आंदोलन हो, चाहे यहाँ पे बरका गांव में जब यहाँ पे जमीन लूटी जा रही थी, जमीन आदिवासियों की ली जा रही थी, उसके खिलाफ में आंदोलन हो, जब हम देखते हैं गोड्डा में अडानी का जब पावर प्लांट बन रहा था, उसके खिलाफ जब एक व्यापक आंदोलन की शुरुआत हुई, उस समय भी ये चुप रही। तो हम झारखंड के अंदर जी, तो हम झारखंड के अंदर, आपने एक बहुत ही विस्तृत ब्यौरा दिया उनके 6 साल के कार्यकाल का, कि किस प्रकार से एक बिल को उन्होंने वापस लौटाया था, वो भी जन दबाव में। और उस समय मैं अखबारों में देख रहा था कि ये लिखा हुआ है कि उन्होंने खुद भी ये स्वीकार किया था कि उनके पास विभिन्न प्रतिनिधियों के, आदिवासी प्रतिनिधियों के प्रतिवेदन आए हैं और उन प्रतिवेदनों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस बिल को वापस किया है। और गवर्नर की जो एक सीमित, जो बताया जाता है कि कितनी हस्तक्षेपकारी भूमिका हो सकती है, उस भूमिका को ही और हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और हम लोगों के बीच में जनजातीय क्षेत्र में काम करने का अनुभव, लंबा अनुभव जो है डॉक्टर सुनीलम को भी है, वो प्रतिनिधि भी रहे हैं विधायक के रूप में। अब डॉक्टर सुनीलम से हम लोग जानना चाहेंगे कि ये जो प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व की जो धारणा है, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक के प्रतीकों को या उनके प्रतिनिधियों को ले करके, और ये दावा किया जाता रहा है कि लोकतंत्र में उनके हितों का प्रतिनिधित्व होगा, इस मामले को संदर्भ में रखते हुए दीपक, ये जो मुर्मू हैं, जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, इनके नॉमिनेशन को आप कैसे देखते हैं डॉक्टर सुनीलम? जी धन्यवाद शशिकांत जी। मुझे लगता है कि रूपेश कुमार जी ने जितनी विस्तृत जानकारी दे दी है, उससे द्रौपदी मुर्मू जी कितनी आदिवासी हितैषी हैं, उनके आज के जितने महत्वपूर्ण सवाल हैं उनके ऊपर उनका क्या नजरिया है, ये एकदम स्पष्ट हो गया है। और आज भी जब उन्हें कैंडिडेट बनाया गया, उसके बाद में उन्होंने मंदिरों में जाकर के दर्शन किए हैं और हिंदू अस्मिता जो है उसको एक प्रदर्शित करने का काम उन्होंने किया है। और दूसरी तरफ जब यशवंत सिन्हा जी को जब ऑपोजिशन ने कैंडिडेट बनाया, तो उन्होंने कहा कि मेरी जो पहली प्राथमिकता है, वो पहली प्राथमिकता मेरी विपक्ष की एकता रहेगी। दोनों ने अपनी प्राथमिकताएं बता दी हैं। एक की प्राथमिकता जो है वो मंदिर है, दूसरे की प्राथमिकता इस समय जो संवैधानिक जो चुनौतियां हैं देश की, उनसे मुकाबला करने के लिए एक मजबूत विपक्ष खड़ा हो, वो है। मैं इस संबंध में ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो जिसका पास्ट है उसी से सब कुछ तय होता है। और यशवंत सिन्हा जी को मुझे याद है कि सबसे पहले जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया, और सेक्रेटरी के तौर पर उन्होंने इस्तीफा दिया, ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी थे, और चंद्रशेखर जी अध्यक्ष जी जिन्हें हम कहते थे, वो उन्हें जनता दल कार्यालय में लेके आए, और युवा जनता के अंदर हम लोग थे, जनरल सेक्रेटरी थे, और उन्होंने मुलाकात कराई और ये कहा कि भाई ये ब्यूरोक्रेट रहे हैं, अधिकारी रहे हैं, आंदोलनों को इन्होंने देखा है लेकिन कभी आंदोलनों में उतरे नहीं है, तो अब युवाओं का काम है कि जो है इनके साथ में इनको लेकर के जाएं और इनको जो है प्रशिक्षित करने का काम करें। ये बात जो है क्योंकि मेरे आंख के सामने की है, और इसलिए मैं आपको उल्लेख कर रहा हूँ कि एक व्यक्ति जो आईएएस रहता है, जो बड़े पद के ऊपर रहता है, उसे कुछ जरूरत नहीं है कि वो अपना पद छोड़ दे। वो छोड़ता है, जेपी के आंदोलन से प्रभावित रहता है, उनके नजदीक रहता है, उसके बाद में वो जो है विधायक भी रहते हैं, सांसद भी रहते हैं, मंत्री भी रहते हैं, विदेश मंत्री रहते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर रहते हैं। सब कुछ करने के बाद में, और जो एक एंटी कांग्रेस वाला एक स्ट्रीम है समाजवादियों का, वो आखिरी में जाकर के अगर सपोर्ट कर देते हैं उस समय भाजपा को, फिर जब सवाल खड़ा होता है नरेंद्र मोदी को लेकर के,
तो फिर बगावत करते हैं, बाहर निकलते हैं और तब से लेके आज तक सबसे बड़े क्रिटिक के तौर पर देश के अंदर उन्हें भारतीय जनता पार्टी की जाना जाता है। मैंने उनको अभी जब बिहार का चुनाव था, उस चुनाव के अंदर एक बिल्कुल एक्टिविस्ट के तरीके से इस उम्र में 80-85 साल की उम्र के अंदर उन्हें मेहनत करते हुए देखा। कोई उनकी पार्टी नहीं थी, लेकिन वो तय करे हुए थे कि मेरे को बीजेपी को वहां पर नहीं आने देना है, यही मेरा एकमात्र संकल्प है। कई महीनों तक वो लगातार रहे, कोरोना काल के अंदर रहे, अपने एक कह रहा हूं कि जान को हथेली पे रख करके वो रहे। तो एक तरीके से तो ये वाली बात है कि वो एक समझ रखते हैं और विशेष तौर पर जो उनकी आर्थिक समझ है उसकी इस समय देश को जरूरत है। ये भी दर्शकों को जानना जरूरी है कि इस समय जो इलेक्टोरल कॉलेज है, विधायक और सांसद हैं, उसमें 48% वोट्स जो है वो भाजपा के पास में है और बाकी उन्हें वोट बटोरने हैं। तो अब वोट बटोरने के लिए जो तरीका है वो आप देख रहे हैं कि कैसे अभी जो है कुछ विधायकों को ले जाया गया, पहले सूरत ले जाया गया, गुवाहाटी ले जाया गया, उसमें से एक नितिन देशमुख नाम का विधेयक, एक जो है अपना विधायक वो भाग करके आया और उसने कहा कि मेरे पीछे 100 पुलिस वाले पड़े थे और वो पुलिस वालों ने जबरदस्ती मुझको कोई गाड़ी नहीं पकड़ने दी, मतलब कोई भी ऑटो टेम्पो नहीं पकड़ने दिया और उन्होंने जबरदस्ती मुझे पकड़ करके अस्पताल में भर्ती कर दिया और वो मेरा ऑपरेशन करना चाह रहे थे, मेरी हत्या करने का उनका एक प्लानिंग था। अब मतलब भारतीय जनता पार्टी मतलब राष्ट्रपति चुनाव के अंदर से कितनी डरी हुई है कि उसको लगता है कि महाराष्ट्र के अंदर अघाड़ी की सरकार को अगर गिरा देंगे तो वो एक ज्यादा इफेक्टिव तरीके से इस राष्ट्रपति पद के अपने कैंडिडेट को निकालने का काम कर सकेंगे। अब मेरा कहना यह है कि राष्ट्रपति कस्टोडियन है भारत के संविधान का। अगर आपको सबको मालूम है गोवा के अंदर क्या हुआ, उत्तराखंड में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, कर्नाटक के अंदर क्या हुआ, ये सब जो बातें हैं ये सब सीधे सीधे इसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप कर सकता है गवर्नर के माध्यम से, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई हस्तक्षेप करने का काम किसी भी राष्ट्रपति ने नहीं किया क्योंकि वो एक तरीके से पार्टी की गुलामी करने वाले राष्ट्रपति रहे हैं। ऐसे समय में एक कॉन्सेंस वाला एक राष्ट्रपति अगर बनता है, यशवंत सिन्हा जैसा राष्ट्रपति बनता है, और मैं ये भी बात कहना चाहूंगा इसमें शशिकांत जी, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है कि देखिए ये तो जो है किसी पार्टी में एक तरीके से नहीं थे। ममता बनर्जी जो है इन्होंने इन्हें सम्मान दिया, इन्हें राज्यसभा में पहुंचाया, लेकिन जब राष्ट्रपति के उम्मीदवार की बात आई तो फिर जो है इन्होंने पार्टी को छोड़ने का ऐलान किया। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। इससे पता चलता है कि जो ममता बनर्जी है वो जी मैं खत्म कर रहा हूँ अपनी बात को। अगले दौर में इन सवालों पर आएंगे। हम लोग रामशरण जोशी जी से ये जानना चाहेंगे कि मुख्य रूप से ये जो द्रौपदी मुर्मू का कैंडिडेचर है, उनको राष्ट्रपति के रूप में जो नामित किया जाना है, इसको लेकर के जो एक भारतीय जनता पार्टी में ये कितना चुनाव से प्रेरित है, कितना प्रतिनिधित्वता और स्त्रियों और जनजातीय समुदायों के प्रतिनिधित्व के सवाल से प्रेरित है, या इसका कोई एक सिंबॉलिक महत्व है, सब्सटेंटिव महत्व है, या ये केवल मुखौटे की राजनीति है? इस पर रामशरण जोशी जी से प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। देखिए, ये संयोग है कि आजादी के अमृत महोत्सव काल में हम भारतीय गणतंत्र का 15वां राष्ट्रपति चुनने जा रहे हैं और ये बीजेपी ने, जो सत्ताधारी दल है, उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को एक चुना, एक उम्मीदवार बनाया और ये पहली बार है कि जब किसी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। हालांकि ये इससे पहले प्रतिभा पाटिल पहली महिला राष्ट्रपति हो चुकी हैं और ये दूसरी होंगी। अब सवाल जो आपने किया, देखिए वैसे सुनील जी ने और रुपेश कुमार सिंह जी ने काफी विस्तार से उनकी भूमिका के बारे में बता दिया और इधर जो प्रतिपक्ष के जो प्रत्याशी हैं यशवंत सिन्हा जी, हालांकि मेरा भी उनसे बहुत अच्छा संबंध रहा है, उसके बारे में भी एक अच्छा प्रकाश, एक क्रिटिकल प्रकाश डाला।
लेकिन एक बात तो मैं ये मान के चलता हूँ कि इसमें कोई गुरेज नहीं है, कोई कि द्रौपदी मुर्मू संथाल जनजाति पृष्ठभूमि से आती हैं और संथालों का इतिहास में एक बड़ा रोल रहा है। अब ये कैसी होंगी इसके बारे में थोड़ी बहुत रूपेश कुमार जी ने एक रोशनी डाली, लेकिन मैं उसमें नहीं जा रहा। लेकिन मैं शुद्ध आंकड़ों के आधार पे कह रहा हूं कि मुझे नहीं लगता कि द्रौपदी निर्वाचित नहीं होंगी, हो जाएंगी। हालांकि यशवंत सिन्हा जी जितने अनुभवी और भारत की राजनीति को या तक कि नौकरशाही तंत्र को जितनी गहराई से जानते हैं शायद ही और कोई जानते हो। यानी वो आडवाणी जी के बाद एक टॉलेस्ट लीडर हैं इस देश के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनकी जितनी आप तो जानते हैं कि लोकतंत्र जो संसदीय लोकतंत्र है वो मूलतः आंकड़ों का खेल है और आंकड़ों के खेल में इस समय एनडीए यानी भाजपा के पक्ष में काफी है। कैसे और कैसे भी है वो हम लोग सब जानते हैं। लेकिन अब ये कितना प्रतीकात्मक है, कितना मुखौटों का है, इस पर सोचने की जरूरत है। पहली बात तो मैं ये मान के चलता हूं कि आप जो इसको आप राष्ट्रपति बनाते हैं या राज्यपाल बनाते हैं, वो किसी भी जाति का हो, कायदे से संविधान की दृष्टि से तो ये होता है कि इसको ऊपर उठना चाहिए, दल से भी, पारिवारिक बैकग्राउंड से भी और जाति के एक निरपेक्ष होकर वो संविधान सम्मत या संविधान सापेक्ष होना चाहिए। ऐसा बहुत कम होता है और पिछले 8 साल में जो दिखाई दिया है वो तो स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रपति जो हैं वो बेसिकली केंद्र के हाथों में कठपुतली होती है। दूसरा ये कि आप आदिवासी समाज के हैं या उससे पहले के.आर. नारायण साहब दलित समाज के थे, या सबसे पहले अगर आपको याद हो इंदिरा जी के जमाने में ज्ञानी जैल सिंह ओबीसी समाज के थे। इससे उनके समाज का भला हो जाएगा, ये कर पाएंगे, ऐसा मैं मान के कभी नहीं चला। क्योंकि मैंने 1967 से कवर करना शुरू किया और सबसे पहला मैंने 69 का जो सबसे बड़ा सिर था राष्ट्रपति के चयन में, जो एक तरफ वीवी गिरी थे और दूसरा डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी थे, वो कांग्रेस ओके यानी संगठन कांग्रेस के उम्मीदवार थे और इंदिरा जी के परोक्ष उम्मीदवार थे वीवी गिरी। और उन्होंने एक नारा उछाला था, अंतर आत्मा की आवाज पर वोट डालें, और जाहिर है कि वीवी गिरी जीत गए और नीलम संजीव रेड्डी हार गए। हालांकि नीलम संजीव रेड्डी 77 में दोबारा राष्ट्रपति बने जब जनता पार्टी शासन में आई। तो एक तो हमें इस मिथ को नहीं मानना चाहिए कि द्रौपदी मुर्मू बहुत बड़ा कोई हस्तक्षेप करेंगी। वैसे संविधान में अगर संविधान को पढ़ें तो राष्ट्रपति का एक अधिकार, अगर कोई महत्वाकांक्षी राष्ट्रपति है तो वो प्रधानमंत्री को नचा सकता है। संविधान में इतनी बड़ी शक्तियां हैं क्योंकि वो तीनों सेनाओं का प्रमुख भी है, संविधान प्रमुख भी है। और एक बार ये खतरा पैदा हो गया था, आपको याद दिला दूं सुनील जी, राजीव गांधी के जमाने में जो 1987 में पैदा हो गया था, जब ज्ञानी जैल सिंह को हटाने के लिए लगभग मन बना लिया था कि हम प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भ्रष्टाचार के आरोप में हटा देंगे, क्योंकि उस समय बोफोर्स का चला था और राजीव गांधी गली गली चोर है, राजीव गांधी चोर है, इतना। लेकिन कई लोगों ने वो अंदर की दंत कथा है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, कई लोगों ने बीच बचाव करके ज्ञानी जी कहा कि इतने एक्सट्रीम पर मत जाइए। अगर मान लीजिए द्रौपदी मुर्मू, क्योंकि आने वाला समय जो मैं देख रहा हूँ इस नव उदारवादीकरण, ये चरम उदारवादीकरण है और कॉर्पोरेट पूंजी का, और सबकी नजर इस समय जंगल और जमीन पर लगी हुई है। आप तो जानते हैं कि उड़ीसा में जबरदस्त आंदोलन चल रहा है, बस्तर में काफी चल रहा है। तो आने वाले समय में जो कॉर्पोरेट जो है उनको जंगल की जरूरत पड़ेगी, लकड़ी की जरूरत पड़ेगी, खनिज पदार्थों की जरूरत पड़ेगी, और एक जबरदस्त डिस्प्लेसमेंट होने वाला है आदिवासियों का आने वाले 3-4 सालों के अंदर। क्योंकि ये अब मैं यहाँ इस बात को कहने से गुरेज नहीं करूंगा कि जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में जो व्हाइट सेटलर्स ने किया था, हमारे यहाँ भी यही होने जा रहा है अगले 5-10 सालों में।
उसमें द्रौपदी मुर्मू कितनी हस्तक्षेप कर पाएंगी, इसमें मुझे संदेह है, क्योंकि अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड, हालांकि वो नीचे से ऊपर होती है, पंचायत से ऊपर उठती है, और यहाँ तक पंचायत की वो थी, इसके बाद शिक्षक, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि उनकी तुलना डॉक्टर राधाकृष्णन से कर रहे हैं कि भाई वो भी शिक्षक थे और ये भी शिक्षक थे, तो इससे ये कोई दोनों की पृष्ठभूमि बिल्कुल नितांत अलग अलग है। आपने बहुत ही वाजिब सवाल उठाया कि एक ऐसे वक्त में जबकि जनजातियों की अस्मिता और उनके जल जंगल जमीन के संसाधनों के सवाल पर केंद्रीय प्रश्न उठने वाले हैं, ऐसे वक्त में ही एक जनजातीय प्रतिनिधि को राष्ट्रपति के रूप में या जनजाति से आने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में क्यों लाया जा रहा है, ये इस मंशा पर भी सवाल उठते हैं। इस संबंध में हम लोग वाईएस गिल साहब से जानना चाहेंगे कि ये पूरा जो प्रकरण है प्रतिनिधित्व का और जो इंटेंशंस हैं, खासतौर से सरकार की जो की मंशा क्या है, सरकार क्या तात्कालिक चुनाव या जो गुजरात, झारखंड और गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनावों को ध्यान में रख करके ऐसा कर रही है, या राष्ट्रपति के चुनाव के दौर अभी में क्या साधना चाहती है, उनमें क्या मैसेज देना चाहती है, और इसका आने वाले जो रिसोर्सेज का जो प्लंडर है उसकी पॉलिटिक्स पर क्या असर होने वाला है? गिल साहब। राष्ट्रपति को एक नुमाइंदे के तौर पर एक देश का नुमाइंदा, प्रमुख नुमाइंदा, सबसे पहला नुमाइंदा है, और उसके वजह से जिस तरह से हम डील कर रहे हैं राष्ट्रपति को कि किसी को भी उठा के राष्ट्रपति बना दो, ये सवाल बन गया है। पहले क्या था, जितने भी नाम मैं देख रहा था राष्ट्रपति के, दिग्गज पॉलिटिशियन होते थे, दिग्गज लोग आते थे, उनका एक्सपीरियंस होता था पीवी गिरी से लेकर बहुत बाद तक, पर आहिस्ता आहिस्ता इसका ये स्तर नीचे गिरता गया है। खासतौर पर अब्दुल कलाम को जिस तरह लाया गया है, अब्दुल कलाम कोई पॉलिटिशियन नहीं था, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, किसी तरह का एक साइंटिस्ट को लाकर राष्ट्रपति बनाना, सिर्फ इतना मकसद था कि हमारे चुंगल में रहे। राष्ट्रपति को क्या है, राष्ट्रपति अपना कठपुतली बना के रखने का सवाल है, और खासतौर पर बीजेपी का जो एटीट्यूड रहा है, रामनाथ कोविंद साहब भी वही है, उनका भी कोई बैकग्राउंड, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है। क्या लाल कृष्ण आडवाणी को नहीं ला सकते थे? ये क्या इनके पास लोग नहीं लाने के लिए? ये क्यों लेके आए हैं? इस तरह से जो खेल कर रहे हैं, ये खेल सिर्फ दो तरह खेल है। एक तो क्या है कि जो इंसान जो भी हो उसका कद छोटा हो और वो उतना बड़ा कद का आदमी ना हो, और वो क्या है कि हमारे हाथ में खेल सके। सिर्फ कठपुतली चाहिए इनको, राष्ट्रपति नहीं चाहिए। बीजेपी का साफ उस मामले में जहाँ तक यशवंत सिन्हा है, एक पूरा उनका इतिहास है, पूरा उनका एक्सपीरियंस है, एंड ही इज़ द राइट पर्सन टू बी देयर। पर क्या है कि बीजेपी नहीं चाहेगी, उसके लिए वो खेल करेगी, जो भी करेगी, खरीदेगी, कुछ भी करेगी, क्योंकि उनको खतरा है कि हमारे इस उच्च पोस्ट पर ऐसा कोई इंसान ना बैठ जाए जो उनके खिलाफ कभी कोई केस खुलवा दे, या जैसे अभी बता रहे थे कि जैल सिंह को सोच रहा था कि राजीव गांधी के खिलाफ में करप्शन का केस खोलने का, डिवोर्स को लेकर। तो ये अगर ऐसा इनको डर है कि इसलिए ये चाहते हैं कि ऐसे लोग हों जिनको लोग कम जाने, जिनकी कोई खास स्टैंडिंग ना हो, ताकि उनको आराम से मैनिपुलेट किया जा सके। ये सिर्फ मैनिपुलेशन का काम है, और इस राष्ट्रपति पद का रहने का ना रहने का मतलब नहीं रह जाता इससे। ये एकदम बद अपने आप में इसका गरिमा ही नहीं, इसका कोई मकसद ही नहीं रह जाता अगर इस तरह के लोगों को ला के रखा जाए। मैं किसी इनके बारे नहीं कहना चाह रहा हूँ, खासकर गुरु मैडम, इनका अपना ये, मगर क्या है कि इनका एक लिमिटेड रोल रहा है, और वो अपना वो जो कर रही हैं उनको, उनके बारे में बोलना नहीं चाहता। आदिवासी को होना चाहिए, तो गर्व की बात है कि आदिवासी बने, या SC ST के लोग बने, या ऐसे जो वंचित लोग हैं वो बने राष्ट्रपति। पर सवाल है कि क्या राष्ट्रपति पद सिर्फ नुमाइंदगी के लिए, सिर्फ दिखावा के लिए है, क्या उसका और भी मकसद है? शायद हमें सोचना होगा इस पर। गिल साहब ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। मैं इसके साथ ही हम अपनी बातचीत के एक दूसरे सवाल की ओर, इसी से जुड़ा हुआ सवाल, थोड़ा सा सब्सटैंटिव जो पॉलिटिक्स के जो इश्यूज हैं उनकी ओर हम बढ़ते हैं। और उनमें केंद्रीय सवाल अगर हम देखें तो मौजूदा दौर में एक आम बौद्धिक समाज में समझ बन रही है कि भारतीय लोकतंत्र एक किस्म के बहुआयामी संकट के दौर से गुजर रहा है, जिसमें पहला संकट सर्वसत्तावाद का है, दूसरा संकट जो है वो एक तरह के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का है। सांप्रदायिकता समाज में हिंदुत्व के इर्द गिर्द और हिंदू राष्ट्रवाद और सांप्रदायिक तनाव, एथनिक और मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स जो है हो रही है।
तीसरा एक बड़ा संकट कॉरपोरेट लूट और आर्थिक विषमता का है। ऐसे में राष्ट्रपति के पद को ही नहीं बल्कि तमाम जो संस्थाएं हैं लोकतंत्र की, और खास तौर से जो राष्ट्रपति का जो मौजूदा स्वरूप, जैसे हमने पिछले 5 साल में देखा कि रामनाथ कोविंद दलित समुदाय से आते हैं और आरक्षण के सवाल हो या उनके तमाम प्रतिनिधित्व का सवाल हो विभिन्न संस्थाओं में, या अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि सेना में भर्ती का सवाल। हम सभी जानते हैं कि समाज के निचले तबके के लोग ही सेना के सिपाही या निचले ग्रेड में आते हैं, लेकिन इन संस्थाओं के जो प्रतिनिधि कहे जाने वाले लोग हैं उनके ओर से एक भी बयान नहीं आता है। तो ये जो आने वाले हमारे वक्त की जो 3 प्रमुख चुनौतियां हैं, सर्वसत्तावादी या अथॉरिटेरियनिज्म की चुनौती, सांप्रदायिक तनाव की चुनौती और कॉरपोरेट लूट और आर्थिक विषमता, उससे जो जनित विषमता है, इस पूरे मामले में मौजूदा सरकार जो इस राष्ट्रपति के चुनाव की पिचिंग कर रही है उसको एक ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रही है। इस पर हम रुपेश जी से जानना चाहेंगे कि इन सवालों के संदर्भ में रुपेश जी क्या कहना चाहेंगे। नहीं, आपका बिल्कुल ही सही सवाल है। और जो अभी सुनीलम जी बता रहे थे, जिस तरह से अभी पिछले दिनों आया कि कुछ लोगों में एक बहस चली कि आदिवासी कौन है, आदिवासी हिंदू हैं या आदिवासी हिंदू नहीं, जो सरना धर्म कोड का सवाल है। और अभी जैसे ही ये उम्मीदवार घोषित हुई और आज जिस तरह से उन्होंने शिव मंदिर में जाके पूजा अर्चना झाड़ू लगाना, तो बात साफ है कि जो ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति है बीजेपी की, और ये द्रौपदी मुर्मू ये कहना चाह रही है कि मैं आपकी उम्मीद पे आने वाले 5 साल तक खरी उतरूंगी, उसका उन्होंने आज रिहर्सल या कह सकते हैं कि एक नमूना दिखाया उन्होंने मंदिर में ये करके। दूसरा जो कॉर्पोरेट लूट का सवाल, वो रामशरण जोशी जी से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि मैं और झारखंड में रहता भी हूँ, मैं देख भी रहा हूँ कि किस तरह से आज आदिवासी इलाकों में हमले बढ़े हैं। वो हमले किस लिए हो रहे हैं? वो हमले इसीलिए हो रहे हैं कि कैसे जो है आदिवासियों की जल जंगल जमीन है उनको छीन कर देशी विदेशी पूंजीपतियों को सौंपा जाए। और इसके खिलाफ में बस्तर से लेके ढिनकिया हो या नियामगिरी हो या झारखंड का पारसनाथ हो, सारंडा हो, कोल्हान हो, पलामू हो, यहाँ पे बेतहाशा आंदोलन हो रहे हैं। और इस आंदोलन को दबाने के लिए आज मैं देख रहा था कि मैं झारखंड में रहता हूं और यहाँ के बहुत सारे आदिवासी लोग बहुत ही गर्व के साथ ये पोस्ट कर रहे थे फेसबुक पे, ट्विटर पे, कि अब हमारा जो है राष्ट्रपति हो रहा है। ये कौन लोग? यही है उनकी ध्रुवीकरण की राजनीति कि हम आदिवासी को राष्ट्रपति का चेहरा बना के, एक तो हम आदिवासी को जो कल के डेट में वो हिंदू साबित करने वाले हैं उसको बल मिलेगा, दूसरी तरफ ये जो कॉर्पोरेट लूट का सवाल है, ये जो विस्थापन का सवाल है, ये जो आदिवासियों के जल जंगल जमीन की लड़ाई का सवाल है, वो किस तरह से उनपे और अटैक हो, उनपे और हमले बढ़े। और ये जो देश का सर्वोच्च नागरिक जिसे कहा जाता है राष्ट्रपति को, उनकी जो चुप्पी रहेगी वो आदिवासी होने के कारण, और चुप्पी ही नहीं, मुझे तो ये भी विश्वास है कि आने वाले दिनों में ये बीजेपी और संघ के एजेंडे को प्रसारित करने में भी, कॉर्पोरेट लूट को बढ़ावा देने में भी ये द्रौपदी मुर्मू एक प्रमुख भूमिका निभाएंगी। जी चलिए डॉक्टर सुनीलम जी, इस मामले को हमने जो संकट बताए भारत के लोकतंत्र के संकट को पहले आप किस रूप में देखते हैं, और उसमें विभिन्न संस्थाओं के शीर्ष पर जो राष्ट्रपति का पद है उसकी भूमिका को कैसे देखते हैं और उसमें उसका क्या स्वरूप है? शशिकांत जी, आपने जो खतरे आपने बताए हैं वही इस समय देश के सामने या समाज के सामने मुख्य चुनौतियां हैं। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, देश खतरे में है, और जो मूल सवाल है वो जल जंगल जमीन की कॉर्पोरेट लूट का सवाल है। अब हम अगर जो है द्रौपदी मुर्मू जी के संदर्भ में अगर देखना चाहें तो इस समय देश में सबसे ज्यादा जो आदिवासी क्षेत्रों के आंदोलन है वो या तो चल रहे हैं उड़ीसा में या झारखंड में या छत्तीसगढ़ में।
अब छत्तीसगढ़ के अंदर जो है सुकमा के अंदर जो आंदोलन चल रहा है, 1 साल उसे हो गया, वो इस बात को लेकर के आंदोलन है कि लोगों की, आदिवासियों की जमीन के ऊपर सैनिक, अर्धसैनिक बलों ने कब्जा किया हुआ है और जब उसको लोग चैलेंज कर रहे हैं तो गोली मार दी जा रही है। अब सवाल ये है कि पेशा कानून लागू है, फिर शेड्यूल लागू है, उसके अंदर गवर्नर के पास अधिकार है, राष्ट्रपति के पास में अधिकार है, लेकिन वहां पर भी कौन है? अनुसुईया उइके जो है वहां पर एक जो है बाकायदा वो गवर्नर है और मेरी उनसे खुद से बात हुई इस पूरे प्रकरण को लेकर के, लेकिन वो एक किस्म से असहाय हैं। इसी तरीके से ये असहाय रहने वाले हैं। तो अगर देखा जाए कि द्रौपदी मुर्मू जी कॉर्पोरेट लूट करने वाली कंपनियों के साथ में खड़ी रहेंगी या उसकी विरोध करने वालों के साथ में खड़ी रहेंगी, तो वो सरकार के साथ खड़ी रहेंगी और इस लूट का विरोध करने वालों के खिलाफ में खड़ी होने वाली हैं। और ये बात कोई नई नहीं है क्योंकि 2 बार वो विधायक भी रही हैं, वो उड़ीसा के अंदर मंत्री भी रही हैं। राज्यपाल का तो उनका पूरा जो चिट्ठा है वो आपको रूपेश कुमार जी ने दर्शकों के लिए बता दिया। मेरा कहना यह है कि मैं अभी प्रफुल्ल सामंतराय वहां पर बहुत बड़े जन आंदोलनकारी हैं, उनके साथ में एक चैनल के ऊपर बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने बताने का काम किया कि कभी भी उन्होंने आदिवासियों के साथ में मैदान में इन सवालों के ऊपर साथ देने का काम नहीं किया। जब उड़ीसा के अंदर एक ईसाई मिशनरी के जो स्टेन्स जो थे उनके परिवार को पूरा जला दिया गया, दारा सिंह जो बजरंगी था उसके द्वारा, उस समय भी इन्होंने उफ करने का काम नहीं किया, उसका विरोध करने का काम नहीं किया। तो ये पूरे तरीके से जो तीनों चारों आपका सवाल है, ये फासिज्म को साथ देने वाली, कॉर्पोरेट लूट को बढ़ावा देने वाली और लोकतंत्र की हत्या के समय चुपचाप रहने वाली एक जो है वो एक उम्मीदवार के तौर पर आज सामने है। और इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो जो पूरा जो कैंडिडेट है दूसरा यशवंत सिन्हा, वो एकदम अलग किस्म के व्यक्ति हैं। उन्हें जो बात गलत लगेगी वो उसको गलत कहेंगे और उसके अंदर वो कोई पद की या किसी अपनी उसकी चिंता करने वाले व्यक्ति नहीं है। एक और बात कहना चाहता हूँ, मैं तो ये चाहता हूँ कि हम लोगों को इस बात को लेकर के रामशरण जी एक पूरी की पूरी लोगों से अपील करनी चाहिए कि भाई जैसे यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं तो वहां पर प्रेसिडेंशियल डिबेट होती है और जितने जो इम्पोर्टेंट इश्यूज होते हैं 1960 से वो डिबेट शुरू हुई, तो वो डिबेट होती है। तो क्यों ना ऐसा हो कि भाई एक बार एक तरफ यशवंत सिन्हा हो, एक तरफ जो है द्रौपदी मुर्मू हो और जो देश के अंदर जितने इम्पोर्टेंट सवाल हैं वो इम्पोर्टेंट सवालों के ऊपर जो है लाइव चर्चा हो, सभी देश के जितने चैनल्स हैं वो उसको जो है ब्रॉडकास्ट करने का काम करें और फिर लोगों से कहा जाए कि जो आप एमएलएज एमपी हैं कि वो आप कॉन्शियंस के आधार पर आप वोट करने का काम करें। मुझे पक्का इस बात का भरोसा है कि अगर इस तरीके की कोई डिबेट का नया सिलसिला अगर शुरू होता है और लोगों को, इस देश के नागरिकों को भी एक किस्म का इसका हिस्सा बनाया जाता है ताकि लोगों को पता तो चल सके कि कौन कैंडिडेट है। केवल रबर स्टैंप के तौर पर बैठा देना और इतना एक इम्पोर्टेंट जगह पर बैठा देना जो कि हर तरीके की सरकार किसकी बनेगी, आपातकाल कब लागू होगा, सेना अध्यक्ष कौन बनेगा, जो है कौन उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, तमाम सारी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण रोल है हमारे राष्ट्रपति का। तो ये सब बातें जो है अब ये ट्रांसपेरेंसी के साथ में सामने आनी चाहिए और इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। और इसके अंदर मैं तो ये चाहूंगा कि पूरे अपोजिशन को जो है वो कुछ सवाल खड़े करने चाहिए आदिवासियों के संबंधित और उनसे जो है हमें द्रौपदी मुर्मू जी से कहा जाना चाहिए कि वो इन सब सवालों के ऊपर जवाब दें और उनकी कितनी इंडिपेंडेंट पोजीशन है, कितनी पार्टी की पोजीशन है, ये देश के सामने आना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो अगर वो संघ के साथ में खड़ी हुई है, अगर वो कॉर्पोरेट के साथ में खड़ी हुई है, अगर वो फासिस्ट ताकतों के साथ में खड़ी हुई है, तो भले ही वो राष्ट्रपति क्यों ना बनने वाली हो, लेकिन उसका विरोध जो है वो आम जनता को करना चाहिए, भले ही उसका वोट ना हो। लेकिन मैं आखिरी बात आपसे कह रहा हूँ कि अपने इसमें लोगों को भी थोड़ा एक्टिव पार्टिसिपेशन लेना चाहिए। ये जो नागरिक समाज है, नागरिक समाज को ये जो एमएलएज एमपीज हैं इनके ऊपर भी दबाव डालने का काम करना चाहिए कि भाई आप पार्टी के गुलाम के तौर पर काम करेंगे या हम लोगों के हितों को आप जो है संरक्षित करने के तौर पर काम करेंगे। जी। इस मामले पर खास तौर से जिन संकटों का जिक्र किया गया उसके संदर्भ में क्या जो रामशरण जोशी जी से हम जानना चाहेंगे
कि क्या ये राष्ट्रपति पद को और खास तौर से भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने की कवायद है? आप इसको किस रूप में देखते हैं? जो अभी चर्चा हुई। मैं 2-3 बातें अपनी रखूंगा। बीजेपी ने द्रौपदी जी को अपना प्रत्याशी बना करके एक तीर से कई शिकार किए। आपको मालूम कि 2024 का लोकसभा चुनाव हो रहा है और आदिवासी कम से कम भारत की 109 लोकसभाई सीटों को प्रभावित करते हैं। तो एक तो उनके दिमाग में ये फैक्टर है कि अगर हम आदिवासी किसी को राष्ट्रपति बनाते हैं तो जाहिर कुछ न कुछ उनको एक फायदा मिल होगा 2024 में। पहली बात ये। अब तो दूसरी बात ये, मुझे इस समय द्रौपदी जी के बारे में सोचते हुए मुझे 1969 का किस्सा याद आ जाता है, 68 का, जब इंदिरा जी को ये प्रधानमंत्री बनाया गया था कांग्रेस का। तो उस समय के जो सिंडिकेट के बड़े नेता थे तो उन्होंने कहा कि एक गूंगी गुड़िया रहेगी। अगर बीजेपी वालों के दिमाग में यह है कि ठीक है राष्ट्रपति बन जाएंगी द्रौपदी मुर्मू, तो लेकिन एक गूंगी गुड़िया, ये मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन गूंगी गुड़िया के रूप में अगर वो राष्ट्रपति पद पर रहती हैं तो इससे फायदा कोई होगा। तो यह सब मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए, अगले 5 साल 6 साल केवल आदिवासियों के लिए ही नहीं, पूरे भारतीय गणतंत्र के लिए महत्वपूर्ण और क्रिटिकल होने जा रहे हैं। क्यों कि इनकी कोशिश ये रहेगी बीजेपी की कि 302 सीटें इस समय हैं, 2024 में वो कम से कम 350 या 400 के आसपास सीटें पहुंच जाएं, ताकि अगर संविधान में कोई फंडामेंटल चेंज करना हो, भारतीय नेशनल स्टेट के करेक्टर को लेकर के, राष्ट्र राज्य के बुनियादी चरित्र को लेकर के उसमें अगर परिवर्तन लाना हो तो उसके लिए आवश्यक आपके पास संसद चाहिए। तो उसको भी उन्होंने ध्यान में रखा है, क्योंकि कोई भी राष्ट्रपति होगा इस समय, उसके 5 साल बहुत ज्यादा क्रिटिकल होने जा रहे हैं। कई ऐसी सरकार की तरफ से यानी कार्यपालिका की तरफ से कई ऐसे सवाल उनके साथ रखे जाएंगे, ऐसे कानून रखे जाएंगे जो कि भारतीय गणतंत्र के मिजाज के बिल्कुल विपरीत होंगे। ऐसे में द्रौपदी मुर्मू जी कितना कर पाएंगी, क्योंकि अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड जैसा कि अभी तक बतलाया गया वो बहुत ही ऐसा नहीं है कि जिससे ये भरोसा हो सके कि हाँ वो स्टैंड लेंगी। यहीं मैं एक बात याद दिला दूं, जब KR नारायण साहब थे, जब रिटायर होने लगे तो उन्होंने एक बार कहा कि मुझसे एक सबसे बड़ी गलती हुई है कि 2002 में जब ये गुजरात में जब अहिंसा हुई थी, उसका मुझे जवाब मांगना चाहिए था प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से, और उन्होंने नहीं पूछा सवाल। तो ऐसी स्थिति में जब KR नारायण तो बड़े विद्वान व्यक्ति थे, मुझे हर ढंग से, और दलित समाज के भी थे, लेकिन ऐसे में मुर्मू जी कितना कर पाएंगी, कितना झेल पाएंगी, क्योंकि जो प्रधानमंत्री इस समय हैं वो इतने वर्चस्ववादी हैं और कभी वो डायलॉग नहीं करते। 8 साल 9 साल हो गए उनको प्रधानमंत्री बने, उससे पहले 12 साल 12.5 साल मुख्यमंत्री थे, कभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई। जब आपका प्रधानमंत्री या चीफ एग्जीक्यूटिव जो हो वो एक तरफा या एकलाप करता हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति से क्या उम्मीद कर सकते? क्या राष्ट्रपति उनके सामने खड़े हो सकेंगे? गिल साहब, समय का अभाव है हम लोगों के कार्यक्रम का। मेरा ये कहना है कि अगर द्रौपदी जी को अगर वाकई भारत की द्रौपदी की तरह खड़ा होना है और एक ऐतिहासिक भूमिका निभानी है तो जाहिर है उन्हें टक्कर तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपके सामने प्रधानमंत्री कोई मामूली नहीं है और वो उसको ये है कि मेजोरिटिज्म के माध्यम से आप इसके भारत के स्टेट के कैरेक्टर को बदलना है कि जो एजेंडा है, लॉन्ग टर्म एजेंडा है, वायस गिल साहब से जानना चाहेंगे कि जो आसन्न संकट हैं उसमें राष्ट्रपति पद और उस पद के संदर्भ में जो द्रौपदी मुर्मू हैं उनका और बीजेपी की पूरी जो कोशिश है उसको किस किस रूप में देखते हैं? मैं इस संकट को कुछ और देखना चाहता हूँ। ये संकट एक बड़ा संकट है, दैट इज
सेकुलरिज्म का संकट है। संकट ये नहीं है कि संकट राष्ट्रपति बनाने का नहीं बनाने का, सेकुलरिज्म का संकट है। मुझे याद आ रहा है जब जिन्ना को कराची के शाही जामा मस्जिद में ले जाया गया कि आप जामा मस्जिद चलें क्योंकि हम ये एक रिवाज है वहाँ जाना है, तो मस्जिद गए। मस्जिद जाने पर उनको अंदर जाने लगे तो कह रहे जूता लेके कैसे जाएंगे, क्या व्हाट नॉनसेंस, मैं जूते लेके मैं नहीं जा रहा। तो उन्होंने क्या किया, जूते में कपड़े बांध दिए, कपड़े बांध के अंदर गए। मतलब कहने का मतलब है कि जो लोग हैं चाहे वो जिन्ना क्यों ना हो, सवाल है कि जो सेकुलर कॉन्सेप्ट है, इसको सेकुलरिज्म को हालांकि जिन्ना ने खुद सबटाज किया, मगर उसका नतीजा क्या हुआ, सेकुलरिज्म ही इस मुल्क को बड़ा बचा सकता है या आज के मॉडर्न मुल्क में चल सकता है। मॉडर्न मुल्क वो मंदिर जाके, मस्जिद जाके या चर्च जाके नहीं बन सकते हैं। तो ये मस्जिद चर्च में, मस्जिद जाके, मंदिर जाकर जो शुरू में झाड़ू लगा रहे हैं या इस तरह के काम कर रहे हैं, उसका नतीजा क्या होगा, देश को क्या मैसेज दे रहे हैं? मैसेज इसका देना है कि ये हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदुओं का देश है, ये सबका देश नहीं है। क्या ये संभव है? ये संभव नहीं है। और ये समझना होगा हमें कि ये अपने आप में एक खतरनाक रास्ता है जिस पर हम चल रहे हैं, और ये संकट असल संकट है, बड़ा संकट है ये। गिल साहब ने बहुत ही जरूरी बात कही, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर हमें केवल लोकतंत्र का संकट नहीं है, बल्कि जो पिछले अगले 5 वर्षों में जो भी राष्ट्रपति पद पर रहेगा, उसके लिए ये देखना होगा कि दो तरफा, चौतरफा लड़ाई हो रही है, जिसमें कि सेकुलरिज्म को बचाए रखने का की लड़ाई जनता लड़ रही है। दूसरी तरफ कॉर्पोरेट लूट से देश को बचाने का सवाल है, संघवाद को बचाने का सवाल है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है उस पर खतरा है, और साथ ही खास तौर से जो एक अधिनायकवाद की जो राजनीतिक संस्कृति है वो भी दिखाई देने लगा है। राजनीति में जो निर्णय है, पार्लियामेंट, संसद जो है अनेक स्थानों पर अप्रासंगिक होता जा रहा है, जहां बहसें हुए बगैर तमाम कानून लाए जा रहे हैं। तो इस संदर्भ में इस पूरी प्रक्रिया को देखते हैं। अभी ये राजनीतिक घटनाक्रम अभी आने वाले दिनों में और भी अनफोल्ड करेगा, और हम लोगों की बातचीत अब काफी समय हो चुका है, इसलिए हमारे जो जितने भी उपस्थित वक्ता हैं उनके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। राम शरण जोशी जी, डॉक्टर सुनीलम अभी नहीं हैं, रुपेश कुमार सिंह जी जिन्होंने झारखंड से उनके दौरान के मुर्मू के गवर्नर काल के दौरान के तमाम अनुभवों को शेयर किया, वाई.एस. गिल साहब जिन्होंने सेकुलरिज्म के खतरों से हम लोगों को आगाह किया और ये बताया कि कैसे केवल एक सिंबॉलिक मुखौटे के रूप में इनको लाया जा रहा है। तो इन्हीं बातचीत के साथ हम सभी उन सभी श्रोताओं और दर्शकों के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं जो अभी इस पूरी बातचीत में आज रहे। आज मैं महेंद्र मिश्र जी के स्थान पर एक स्थानापन्न के रूप में मैं हूँ, और कल से वो संभवतः पुनः इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, और इसी के साथ हम सबका आभार व्यक्त करते हैं। सभी को शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद।